तो 12 पार्टिसिपेंट वापस आ गए हैं। तो कल हम जो पढ़ रहे थे वो था डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन का। स्टार्ट किया था हमने, और उम्मीद है कि वो लोग सारे मौजूद होंगे जो कल मौजूद थे। हो सकता है कुछ नए बच्चे भी आए हों, बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो हमने कल पढ़ा क्या था उसके मुतालिक। हमने दरअसल सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के नाम पढ़े थे कि डाइजेस्टिव ऑर्गन के नाम क्या हैं। तो आज जो है वो हम उसके बारे में कुछ तफसील पढ़ेंगे कि उसमें हमें पढ़ना क्या है। ये जैसे मैंने बताया कि ये वो डायग्राम है जो शेयर हो रही होगी, ये जो हमारी बुक में बनी हुई है, और इसके अंदर सारी लेबलिंग भी हुई हुई है। एग्ज़ाम में जो है, अगर आपने कोर्स देखा हो कि इस कोर्स में हमारे पास क्या क्या कुछ आ गया है, तो अगर हम इसे देखें कि चैप्टर 12 में क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये चैप्टर 12 में ये टॉपिक्स हैं जो हमने पढ़ने हैं। बाकी जो हम नहीं पढ़ रहे हैं वो सब फजूल टॉपिक हैं, राइट या नहीं। तो राइट सर। चैप्टर 12 के मुताबिक जो है वो दरअसल में ऑटोट्रॉफ और हीट्रोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है, और वो है प्लांट्स में। यानी ये बॉटनी है, zoology नहीं है। होलोजोइक न्यूट्रिशन यानी एनिमल की न्यूट्रिशन, और ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है। और ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा भी इस हमारी बुक में जो चैप्टर 12 है उसमें अमीबा का डाइजेशन है, प्लेनेरिया का डाइजेशन है, हाइड्रा का डाइजेशन है, हाइड्रा में किस तरह से होता है, कॉकरोच का है, अर्थवॉर्म का है। तो ये सारे जो हैं रिड्यूस कोर्स के मुताबिक अब इसमें मौजूद नहीं है। जो हमारे पास सब क्वेश्चन रह गया है वो है ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम और होलोजोइक न्यूट्रिशन। बस ये दो टॉपिक हैं। हालांकि इसके बहुत सारे क्लासिफिकेशन हैं। अस्सलाम सर। सर आपकी वालेकुम वॉइस थोड़ी अस्सलाम। डिस्टर्ब होके आ रही है। वॉइस इसलिए डिस्टर्ब होकर आई है कि किसी ने अपना माइक खुला रखा, इसलिए। तो कहने का क्या मतलब है कि हमारे पास जो है सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक रह गया है बड़ा, और वो है ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम। तो वो हम पढ़ रहे हैं, ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसके अंदर दरअसल पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डाइजेस्टिव ऑर्गन कौन से हैं हमारे सिस्टम में। तो दरअसल कहते हैं कि सिस्टम क्या होता है, सिस्टम जो होता है वो ग्रुप ऑफ ऑर्गन होता है। ये तो आपको पहले से ही पता होगा कि हमारे पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दरअसल उसके डिफरेंट पार्ट्स कौन से हैं। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन का, उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, और उनके नाम मैंने आपको कल बताए थे। अगर आपको याद होगा तो दरअसल हम उनको दोबारा से देख लेते हैं कि वो क्या हैं। वो जो ये नाम हैं वो दरअसल ये हैं कि सबसे पहला है माउथ, उसके बाद एक कैविटी होती है जिसको कहते हैं माउथ की कैविटी या बक्कल कैविटी। इसका दूसरा नाम ओरल कैविटी भी है, ओरल भी दरअसल माउथ को कहते हैं। और दो दो नाम क्यों हैं, बक्कल कैविटी भी है और ओरल कैविटी भी है। ओरल दो दो क्यों हैं? असल में ये दो जो हैं दो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के नाम हैं। जैसे आपको पता है कि मोनो का मतलब वन होता है, मोनो, मोनो का मतलब वन होता है। और शायद आपको पता है कि यूनी का मतलब भी वन ही होता है, यूनी। जैसे कहते हैं सेल के लिए हम कहते हैं यूनी सेलुलर, मोनो सेलुलर नहीं कहते। कार्बन के लिए हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। दोनों का मतलब ही वन होता है। तो फिर फ़र्क क्या है? लैंग्वेज का फ़र्क है। एक ग्रीक वर्ड है और एक लैटिन है। एक ग्रीक वर्ड है और एक लैटिन है। बस लैंग्वेजेस का फ़र्क है कि एक लैटिन वर्ड है और एक ग्रीक वर्ड है। यहाँ पर भी ऐसे ही है कि ये ओरल है और बक्कल है, दोनों का मतलब माउथ ही होता है। माउथ की कैविटी, उसके बाद एक ओपनिंग आती है, इसका नाम होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद एक ट्यूब आती है, इसका नाम होता है एसोफेगस। एसोफेगस के बाद एक सैक होता है, इसका नाम है स्टमक। स्टमक के बाद आती है एक ट्यूब जिसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन के जफर अब्बास प्लीज, ड्यूडेनम, जिजनम और इलियम है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके पार्ट्स हैं अपेंडिक्स, सीकम, कोलन। और इस तरीके से है लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट रेक्टम, और फिर है एक ओपनिंग, इसका नाम है एनस। तो ये हैं ह्यूमन की एलिमेंट्री कैनाल के मुख्तलिफ पार्ट्स। इसके साथ साथ आपको ये बताते रहें कि रेक्टम जो है वो आपने क्लास 9 में पढ़ा था, रेक्टम। अगर आपको याद हो कि रेक्टम जो है वो फ्रॉग में किसको कहते हैं, अगर आप में से कोई बता सके कि फ्रॉग में रेक्टम किसको कहा जाता है। इंटेस्टाइन को।
इंटेस्टाइन को, फ्रॉग की जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसको हम कहते हैं रेक्टम। फ्रॉग में लार्ज इंटेस्टाइन को कहते हैं रेक्टम, जबकि ह्यूमन में रेक्टम जो है वो एक अलग से पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन नहीं है, बल्कि एक अलग से पार्ट है, अलग से ऑर्गन है ह्यूमन में। तो दरअसल रेक्टम का मीनिंग ह्यूमन के लिए और फ्रॉग के लिए डिफरेंट है। इसलिए कि हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका नाम क्या है? हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का नाम है कोलन। ह्यूमन में क्या है सर जी? जी, ह्यूमन में क्या है रेक्टम? ह्यूमन में रेक्टम लार्ज एक पार्ट है बाकायदा अलग से। जैसे देखिए ये बना हुआ है, ये लिखा हुआ है रेक्टम, ये बाकायदा एक छोटी सी ट्यूब है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस ट्यूब का नाम है रेक्टम। तो यस ह्यूमन में सर। लार्ज इंटेस्टाइन को रेक्टम नहीं सर कहते आपकी बल्कि, आवाज सही नहीं आ रही सर। जी क्या सबको ही सही नहीं आ रही है? आपको सही नहीं आ रही? आ रही है सर जी। सर सही आ रही है। इसका मतलब है फिर आपके साथ नेट का प्रॉब्लम होगा, इसलिए आपको सब आवाज सही नहीं आ रही है, स्पीकर को कोई प्रॉब्लम होगा। जी, तो पार्ट्स हैं, फिर आगे हम अगर चलते हैं कि आगे क्या होगा, तो हम आगे आए तो इसके साथ कुछ एसोसिएटेड ऑर्गन्स भी हैं। एसोसिएटेड का मतलब होता है वो जो इसके अंदर शामिल हैं, एसोसिएशन में, कंपनी में, पार्टनरशिप में हैं, उनको कहते हैं एसोसिएटेड ऑर्गन। इसमें हमारे बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, जिसमें जो माउथ में ग्लैंड्स होते हैं उनको सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं। लिवर भी एक लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का, लिवर जिसको हम उर्दू में कहते हैं, इसके साथ गॉल ब्लैडर है और पेनक्रियास है। ये दरअसल कहते हैं कि मैंने ये लिखे हैं कि कौन कैसा होता है। ये माउथ एक ओपनिंग का नाम है, एनस भी सिर्फ एक ओपनिंग का नाम है, ये दोनों तो हैं ओपनिंग के नाम। और बक्कल कैविटी जो है वो एक कैविटी है बाकायदा। कैविटी किसे कहते हैं? जो खाली जगह होती है। और इस तरीके से फेरिंग्स एक ओपनिंग का नाम है, और एसोफेगस ट्यूब जैसा होता है, स्टमक बैग जैसा होता है, इंटेस्टाइन जो है चाहे स्मॉल हो चाहे लार्ज हो वो ट्यूब जैसी होती है, और सबसे छोटी ट्यूब जो है वो रेक्टम है। सही। तो ये हैं मुख्तलिफ पार्ट्स। अब दरअसल हमने क्या करना है, इनकी तफसीलात पढ़नी है, और उम्मीद है कि ये आप क्लास 9 में भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन अब ये भी उम्मीद है कि आपको याद व्याद नहीं होगा। हालांकि आपको याद होना चाहिए, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आपको याद नहीं होगा। यह है। तो देखिए ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है, और अब एग्जाम में कैसे होंगे, लेकिन चाहे वो लॉन्ग आए चाहे शॉर्ट आए, उसके बारे में जितनी भी तफसीलात है वो तो आपको पता ही होनी चाहिए। जैसे दरअसल मैंने आपको ये बताया कि हमारे पास जो एलिमेंट्री कनाल है उसका नाम जीआईटी भी है, जिसे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट कहते हैं, एलिमेंट्री कनाल। ये दरअसल मेरे नोट्स ही हैं, अगर जिसके पास नहीं है तो वो स्क्रीन पर भी नज़र आ रहे हैं, और जिसके पास ऑलरेडी मौजूद हैं तो वो तो अपने पास देख भी सकते हैं। लेकिन जो कुछ एनोटेशन इस पे मैं कर रहा हूँगा वो नहीं नज़र आएगी अगर वो स्क्रीन पर ना देखें तो। कोई वर्ड यहाँ पे ना नज़र आ रहा हो तो आप अपना नोट्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर वैसे इतनी नॉर्मली ज़रूरत नहीं है। जी, तो दरअसल कहते हैं जो एलिमेंट्री कैनाल के यही पार्ट्स हैं जो मैंने लिख कर बताया, ये भी नोट्स में भी ऐसे लिखे है कि माउथ है, फिर बक्कल कैविटी है, फिर फेरिंग्स है, फिर एसोफेगस है, फिर स्टमक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है। ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि इसके जो 3 पार्ट हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन है जिसको कोलन भी कहते हैं। कोलन के पार्ट हैं असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन और ट्रांसवर्स कोलन। और इसके बाद एक सैक आ जाता है जिसे कहते हैं सीकम, फिर आ जाता है अपेंडिक्स, फिर आ जाता है रेक्टम, और सबसे आखिर में आता है एनस। तो ये जो हैं, ये हैं मुख्तलिफ ऑर्गन, और ऑर्गन मिलाकर ही एक सिस्टम बनाते हैं। ये चूंकि डाइजेस्टिव ऑर्गन है, इसलिए जो सिस्टम बनता है उसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। जब प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं तो उसमें भी जो है हम फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, डाइसेक्ट करते हैं। क्लास 9 में जो आपने तो सिर्फ डाइसेक्टेड फ्रॉग देखा होगा, फर्स्ट ईयर में आके बच्चे खुद डाइसेक्शन करते हैं, यानी डाइसेक्ट करते हैं। और वाइवा में जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन ही होता है कि सिस्टम क्या होता है। तो बच्चे इसके लिए आंसर ये देते हैं कि जो चीज़ें सिस्टमैटिक होती हैं बड़ी, उसे हम सिस्टम कहते हैं, हालांकि वो सिस्टम नहीं होता। हमें हम बायोलॉजिकल ये जो टर्म है ये सही इस्तेमाल करनी चाहिए कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गन जो एक ही फंक्शन परफॉर्म करता हो उसको हम कहते हैं सिस्टम। इसके साथ देखें यहाँ पे एसेसरी ग्लैंड्स हैं जैसे कि लिवर है और पेनक्रियास है। ये मैंने लिवर और पेनक्रियास इसलिए लिखा कि हमारी बुक में इसी तरह से लिखा हुआ है। सबसे पहले माउथ क्या है? माउथ जो होती है वो एंटीरियर साइड पर होती है। क्या किसी को एंटीरियर का मतलब पता है?
एंटीरियर फ्रंट साइड को कहते हैं यानी अगली साइड पर, पोस्टीरियर बैक को कहते हैं यानी पिछली साइड। इंटीरियर एक आई से लिखा जाता है, वो पढ़ते हैं हम इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर, जैसे इंटीरियर से अंदर, इंटीरियर यानी अंदर। और ए से लिखा जाए एंटीरियर तो इसका मतलब होता है फ्रंट साइड या अगला साइड। ठीक है या नहीं? तो ये तो एंड्स हैं, उम्मीद है आपको ऑलरेडी पता होंगे, अगर नहीं भी पता तब भी पता होने चाहिए कि वो क्या होते हैं। जैसे अगर एनिमल को बताया जाए कि इंसान का कौन सा फ्रंट साइड है या एनिमल के कौन से फ्रंट साइड्स होते हैं, तो एंटीरियर साइड सबसे अगला साइड होता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक काऊ है, काऊ। तो ये काऊ इसलिए बनी गई है कि ये जो काऊ है जहाँ पे इसका ये माउथ है, ये इसकी एंटीरियर साइड है ए से, और ये इसकी पिछली साइड है, इसलिए इसे कहते हैं पोस्टीरियर साइड। ये इसकी पोस्टीरियर साइड है। एक ऊपर की साइड भी होती है, ऊपर की साइड को क्या कहते हैं? तो ये जो ऊपर वाली साइड है इसे डोर्सल साइड कहते हैं, डोर्सल। तो ये इसकी डोर्सल साइड है। इस डोर्सल साइड पे एक कॉलम है जिसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये पूरी रीढ़ की हड्डी है जिसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। हमें भी जो डोर्सल साइड है वो वही है जहाँ पे हमारा वर्टिब्रल कॉलम है। और जो निचली साइड है ये अपर साइड को कहते हैं डोर्सल, और लोअर साइड को कहते हैं वेंट्रल। लोअर साइड को कहते हैं वेंट्रल। सही या नहीं? सही। अगर देखें इसके ये पाँव हैं, ये अगले तो पाँव को कहते हैं फोर लेग्स, और पिछले जो पाँव होते हैं इसको कहते हैं हाइंड लेग। ये जो एंटीरियर पोस्टीरियर है ये इंग्लिश की टर्म नहीं है, और फ्रंट और बैक जो है ये इंग्लिश के टर्म्स हैं। इस वजह से आपको कहते हैं ये फोर आर्म्स कहलाते हैं। फोर यानी अगले, या फोर फीट भी कहते हैं, FORE, फोर यानी आगे। और इस तरीके से ये पिछले होते हैं, इसको कहते हैं हाइंड फीट। हाइंड जैसे इसे क्लस बना है बी हाइंड, बी हाइंड का मतलब होता है के पीछे, और फोर का मतलब होता है आगे। B4 का मतलब होता है से पहले या से आगे। सही या नहीं? और ये जो साइड है ये कहलाती है लेटरल साइड। ये वाली साइड है लेटरल साइड। साइड के लिए हम लेटरल का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अपर के लिए डोर्सल, लोअर के लिए वेंट्रल, फ्रंट के लिए एंटीरियर, बैक के लिए पोस्टीरियर। सही या नहीं? ये तो है मुख्तलिफ पार्ट्स के नाम, किसके? Yes, बॉडी sir. के। तो दरअसल हमारा भी माउथ जो होता है वो आगे की साइड पर है, इसलिए हम कहते हैं ये एंटीरियर साइड है। एनिमल में भी इत्तेफाक से ये आगे ही होता है, इसलिए हम ये कहते हैं एंटीरियर साइड पे। और दरअसल कहते हैं कि यहाँ पे एक ओपनिंग होती है अनडाइजेस्ट फूड मैटर को रिलीज करने के लिए, इसको हम एनस कहते हैं। एनस पोस्टीरियर साइड पर होता है। ये है पोस्टीरियर साइड हमारी जहाँ पर एनस है, और ये है एंटीरियर साइड जहाँ पर माउथ होता है। सही या नहीं? Yes, तो sir. हमें दरअसल अगर ये देखा जाए कि देखिए इसमें एक तस्वीर ऐसी भी है जो ह्यूमन की, जिसमें एनस दिखाया गया है। एनस एक ओपनिंग है जो कहाँ पर होती है? बॉडी में। और ये वो तस्वीर है जो बताती है कि वेयर इट इज फाउंड इन द बॉडी। देखिए ये जो हमारे हिप्स हैं इनके दरमियान ये छोटी सी ओपनिंग है जिससे एंडाइजेस्ट फूड मैटर रिलीज होता है। इसी को एनस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एनस कहते हैं। तो ये एनस की ओपनिंग को एनल ओपनिंग कहते हैं, एनल ओपनिंग। और इसके बाद ये जो आपको ट्यूब नजर आ रही है ये वही है जिसको रेक्टम कहते हैं, रेक्टम। और ये जो आपको पूरा क्वेश्चन मार्क जैसा नजर आ रहा है ये पूरा के पूरा लार्ज इंटेस्टाइन है जिसको कोलन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलन। कोलन में एक हिस्सा देखें ये ऊपर जा रहा है, जो ऊपर जा रहा होता है उसको असेंडिंग कहते हैं। ये कभी आपने ऑर्डर भी पढ़ा होगा मैथ्स में, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। एसेंड का मतलब होता है ऊपर जाना, इसी वजह से प्लांट्स में पानी जो ऊपर जाता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं एसेंट ऑफ सैप, एसेंट ऑफ सैप। तो एसेंट का मतलब होता है ऊपर जाना, और ये डिसेंडिंग कोलन है इसलिए कि डिसेंड का मतलब है नीचे आना, इसलिए कि ये नीचे आ रहा है। और ये वाला जो रीजन है ये कहलाता है ट्रांसवर्स कोलन। ट्रांसवर्स इसलिए कहलाते हैं कि ये जो रीजन होता है, जैसे देखें अगर हम कोई भी स्टेम है या लीफ है, आपने ब्रासिका तो पढ़ा होगा। कौन सा सीका? ब्रासिका। ब्रासिका। क्या चीज है ब्रासिका? सर एक ब्रासिका प्लांट फ्लावर. है। एक प्लांट है। यस, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बता दी कि वो प्लांट है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मस्टर्ड। मस्टर्ड कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं?
सरसों का साग। सर वो ना, साग अलग सरसों होता का है, सिर्फ सरसों कहते हैं। सरसों का सरसों का तो तेल भी होता है। फिर शायद आपको पता हो कि इसमें स्टेम लीव्स के जो है वो स्ट्रक्चर्स थे। अगर आप इस तरह से किसी चीज को काटे ना ऐसे लंबाई में, तो उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। और अगर ऐसे काटें जैसे चिप्स कटते हैं, तो उसे कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। तो ये भी चूंकि बॉडी में ट्रांसवर्सली अरेंज है, हॉरिजेंटली अरेंज है, जो चीजें ऐसी हॉरिजेंटल होती हैं उनको हम कहते हैं ट्रांसवर्स, और ऐसे जो वर्टिकल होती हैं वो कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। तो ये चूंकि ट्रांसवर्सली अरेंज है, इस चीज को कहते हैं ट्रांसवर्स कॉलन। इसको असेंडिंग इसलिए कहते हैं कि ऊपर जा रहा है, इसको डिसेंडिंग इसलिए कहते हैं कि नीचे आ रहा है। ये सब के सब कॉलन है, और कॉलन ही का दूसरा नाम लार्ज इंटेस्टाइन है। क्या आपने चैप्टर 5 पढ़ा है? नो सर। नहीं पढ़ा अभी, खुद से भी नहीं पढ़ा। इसलिए कि बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं हमारी बुक में जो अगर बच्चा खुद से पढ़े तो उसको समझ आ जाएंगे। कुछ टॉपिक ऐसे कुछ हैं कुछ चीजें पढ़ी हैं जिसको समझाने की जरूरत है। जैसे इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी शामिल है कि इसको में कोई समझाने की बातें कम हैं, समझाने की बातें कम हैं, याद रखने की बातें ज्यादा हैं। किस चीज की बातें कम हैं? समझाने की। समझाने के लिए आपको पता है बहुत बड़ा ब्रेन नहीं चाहिए होता। इसके लिए हमें क्या चाहिए? समझाने की बातें कम हैं इसमें, खुद से समझने की बातें ज्यादा हैं। और तो दरअसल हम आ जाते हैं वापस किस चीज के ऊपर? माउथ पे, डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट माउथ पर। यस, माउथ पे ही बात हो तो रही थी। यहाँ पर जो है वो क्या बात बताई गई है? तो ये माउथ में ये बताया गया है कि माउथ में जो है, ये माउथ है। सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल के ये पार्ट्स हैं, उसमें एसेसरी ग्लैंड है, सबसे पहले माउथ आता है। माउथ जो है वो हमें ये पता होना चाहिए कि ये ओपनिंग का नाम है, और दिस इज बाउंडेड बाय द लिप्स। इसके दोनों तरफ लिप्स होते हैं। लिप्स यानी होंठ, अपर लिप एंड लोअर लिप। लिप्स के दरमियान जो ओपनिंग है, उस ओपनिंग का नाम माउथ है। उसका नाम बक्कल कैविटी नहीं है, बक्कल कैविटी अलग है। और दरअसल कहते हैं इसका काम क्या होता है, एक वर्ड में लिखा जाए तो इसका काम होता है इंजेशन। इन का मतलब होता है इनसाइड, इंजेशन का मतलब होता है टेकिंग इन ऑफ फूड, फूड को बॉडी में ले जाना, वो कहलाता है इंजेशन। और एनएस से अनडाइज्ड फूड मैटर बाहर निकलता है, तो इनको ई से चेंज कर देते हैं, तो हो जाता है ईजेशन। ईजेशन, ईजेशन का मतलब होता है टेकिंग आउट ऑफ अनडाइजेस्टेड मैटर। अनडाइजेस्टेड वो चीजें जो डाइजेस्ट नहीं होती, उसे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए, उसे कहते हैं ईजेशन। और अगर कोई चीज बॉडी के अंदर जा रही है तो उसे हम कहते हैं इंजेशन। इंजेशन। और उसे ब्रेक किया जाता है, उसे हम कहते हैं डाइजेशन। डाई का मतलब होता है टू, जैसे डाइसेक्ट कहते हैं टू में डिवाइड कर देना, उसमें भी हम कर यही रहे होते हैं, किसको डिवाइड कर रहे होते हैं, इसलिए हम ये बात लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। सही या नहीं? सही। तो इंजेशन, ईजेशन, डाइजेशन। इंजेशन, ईजेशन और डाइजेशन। तो वेटिंग रूम में जो सर जी, मौजूद है। जी आपने कुछ कहा? ये इजेशन क्या है सर जी? इजेशन का मतलब होता है अनडाइजेस्ट फूड मैटर को एनएस के जरिए बॉडी से बाहर निकाल देना। अनडाइजेस्ट मैटर को इंग्लिश में स्टूल कहते हैं। कॉलेज में आप जिस चेयर पर बैठते हैं उसको भी स्टूल कहते हैं। अनडाइजेस्ट फूड मैटर जो बॉडी से बाहर निकलता है उसको भी स्टूल कहते हैं। तो अनडाइजेस्ट फूड मैटर का बॉडी से बाहर निकलना, बाहर निकलने को कहते हैं ईजेशन, अंदर जाने को कहते हैं इंजेशन। जैसे इंजेक्शन लगाए जाते हैं, इनका मतलब होता है बॉडी के अंदर एंटर किए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि बक्कल कैविटी का दूसरा नाम क्या है? ओरल कैविटी। ओरल कैविटी। और दरअसल कहते हैं कि इस ओरल कैविटी में क्या होता है, एक तो हमारी जबान होती है, दूसरे यानी टंग होती है, यानी दूसरे टीथ यानी दांत होते हैं, और तीसरे स्लाइवरी ग्लैंड है। ये तीन चीजें हैं हमारे माउथ में। एक है टीथ जो ग्राइंडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, एक है टंग जो टेस्ट के लिए होती है, और दूसरे स्लाइवरी ग्लैंड है जो डाइजेशन के लिए होते हैं और फूड को सॉफ्ट बनाने के लिए, लुब्रिकेट करने के लिए भी होते हैं। तो स्लाइवरी ग्लैंड वो बनाते हैं, इसको स्लाइवा कहते हैं। स्लाइवा वही होता है, इसको हम उर्दू में थूक कहते हैं। टीथ जो होते हैं, इंसान हीट्रोडोंट है। हीट्रोडोंट उसे कहते हैं, हीट्रो का मतलब होता है डिफरेंट टाइप के इसके टीथ होते हैं। तो इंसान के डिफरेंट टाइप के टीथ का नाम है इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसिजर,
कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। मोलर्स। इंसीजर फ्रंट टीथ को कहते हैं जो बिल्कुल हमारे सामने के दांत होते हैं। कैनाइन कटिंग टीथ को कहते हैं जो नुकीले दांत होते हैं। प्रीमोलर जो होता है वो दाढ़ को कहते हैं जो दाढ़ें होती हैं, और मोलर जो होता है उसको हम विजडम टीथ भी कहते हैं, जिसको अक्ल दाढ़ कहते हैं। कहते हैं एक फॉर्मूला होता है उसको कहते हैं DF। एग्जाम में आता है कि व्हाट इज DF ऑफ ह्यूमन। बच्चे कहते हैं DF क्या चीज़ है भाई, हमने तो DF के बारे में नहीं पढ़ा। ये डेंटल फॉर्मूला होता है, डेंटल फॉर्मूला। इस डेंटल फॉर्मूले को लिखते हैं शॉर्ट में DF। और ये है 2/2, और ये है देखें जो ऊपर की चीजें लिखी हुई हैं वो है 2 1 2 3। ऊपर लिखा हुआ है 2 1 2 3, और जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा हुआ है 2 1 2 3। आपको तो रमजान में कुछ जागने की रातें होती हैं, यस सर। और वो होती हैं जो सबसे पहली रात होती है वो होती है 21 23 25 25 और 27 27 29। सबसे पहले 21 25 23। 27 29। इनमें से पहली दो रातें ये लिखी हुई हैं 21 यानी 2 1 और 23 यानी 2 3। 2 1 2 3 ये है फॉर्मूला किसका, दांतों का। ये कैसे फॉर्मूला और ये इससे 32 दांत कैसे बन गए, अब इस फॉर्मूले को समझने की जरूरत है। आपको पता है फॉर्मूले को समझने के लिए बच्चों को मैथ्स की जरूरत है, और आपको पता है वो मैथ्स तो बच्चों को कहाँ आता है। सही बात है या नहीं? बच्चे जो हैं उनको मैथ्स नहीं आता, तभी तो सर हम वैसे भी प्री मेडिकल वाले मैथ्स से भागे हुए लोग हैं सारे। यस यू आर राइट। इसलिए कहते हैं कि बच्चों को कुछ कुछ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, भाई वाकई कुछ हम ऐसे हैं। देखिए यहाँ पे जो फंक्शन है टीथ का वो है मैकेनिकल डाइजेशन। ये मैकेनिकल डाइजेशन क्या होती है? मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब होता है कि हम कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं करते, सही है या नहीं? केमिकल नहीं इस्तेमाल करते, सिर्फ मैकेनिकल फोर्सेस यानी ग्राइंडिंग इस्तेमाल करते हैं। ये तो फूड को कटिंग करने के लिए आता है, टीयरिंग के लिए आता है, ग्राइंडिंग के लिए आता है, ये सारे काम हैं। ये जो मैंने इतने अलग अलग वर्ड्स लिखे हुए हैं ये दरअसल वही हैं जो बच्चों को याद होने चाहिए। एग्जाम में पूछा जाता है क्या दांतों का काम कटिंग है और टीयरिंग है, ग्राइंडिंग है। ग्राइंडिंग जिन दांतों का काम है उनको प्रीमोलर कहते हैं। टीयरिंग जिसका काम है उसको कैनाइन कहते हैं। कटिंग जिन दांतों का काम है उनको इंसीजर कहते हैं। इस तरीके से इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये हैं क्या, दांतों के नाम। तो इंसान हीट्रोडोंट होता है। हीट्रो का मतलब होता है उसके अंदर डिफरेंट दांत हैं, और कितने हैं, 4 टाइप के, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। सही है या नहीं? सर अगर कोई एमसीक्यूज वगैरह में आए कि मोलर किस चीज में इस्तेमाल होता है तो जो मोलर है वो किस चीज में जैसे इस्तेमाल कि होते हैं? कटिंग टेडिंग तो वो दरअसल ये भी ग्राइंडिंग के लिए मोलर। इस्तेमाल होते हैं। इनको विजडम टीथ भी कहते हैं। विजडम का मतलब होता है अक्ल दाढ़, हालांकि इसका कोई अक्ल से ताल्लुक नहीं होता, इसलिए कि बेवकूफ़ों के मुंह में भी अक्ल दाढ़ होती है। इसे अक्ल इसलिए कहते हैं कि वो एक एज के बाद निकलते हैं जो आमतौर पे 16 साल की होती है, जो आपकी अभी नहीं हुई होगी शायद। सही। हो सकता है आप में से कुछ की हो चुकी हो। तो दरअसल कहते हैं जो 16 साल के हो गए हैं उनके 32 दांत होते हैं, और जिनमें 16 नहीं होते उसमें 12 निकाल दें, ये 12 निकाल दें तो बाकी कितने रह जाएंगे 32 में से? तो रह जाते हैं 28 के 28 दांत होंगे, 32 दांत नहीं होंगे। सही या नहीं? सही। तो यहाँ पर दरअसल कहते हैं ये 2 1 2 3 कैसे बना, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये 2 1 2 3 किस तरह से बनता है, और ये 32 कैसे हो गए। इसलिए कि इसको जब तक 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे जब तक ये 32 नहीं होंगे। अगर आपको प्लस करना आता हो तो 2 1 2 + 1 2 1 और 2 3 प्लस करें, कितने आता है? जी सर, 2 1 2 3 प्लस करें कितना बनेगा? 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8 बन जाते हैं। 8 8 ऊपर हैं 8 नीचे हैं, कितने हो गए? 16 कितने हो गए? 16 यानी 16। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितने होते हैं? 32। 32 इस तरह से होते हैं। सही या नहीं? तो ये है ओरल कैविटी। जी
ये मैं आपको दांत दिखाता हूँ इसलिए कि हमारे यहाँ जो है वो बुक में बने हुए हैं दांत। बच्चों को पता नहीं होते, ये अलग बात है, लेकिन हमारी बुक में हैं बने हुए। तो जो हमारी बुक में दांत बने हुए हैं वो अच्छी तस्वीर तो नहीं है, लेकिन पता चल जाता है कि इसमें क्या है। उसके बाद है तस्वीर। ये है दांतों की तस्वीर। हमारे दांत के पहला सेट है डिसीडियस टीथ कहलाते हैं। डिसीडियस का मतलब होता है जो झड़ जाते हैं, जो गिर जाते हैं, जो झड़ जाते हैं। अगर देखें इसके अंदर क्या होते हैं, एक इंसिजर, दो जो है एक पहला इंसीजर, सेकंड इंसीजर, एक कैनाइन, एक मोलर, दूसरा मोलर। तो दरअसल कहते हैं कि जो दूध के दांत होते हैं वो हमारे 20 होते हैं, 20 यानी 20। और दरअसल कहते हैं जो एडल्ट के दांत होते हैं वो होते हैं 28। एडल्ट के दांत होते हैं 28। ये जो हमारे जो दांत है ना, ऊपर के दांत 16 होते हैं, ये ऊपर के दांत बनाए गए हैं। और नीचे के दांत भी 16 होते हैं, यानी 16 16 32 बनते हैं। ऊपर के दांत 16 यानी 16 होते हैं, नीचे के दांत 16 यानी 16 होते हैं, इस तरह से बनते हैं 32। हमारा जो फॉर्मूला है ये 2123 का, ये क्या फॉर्मूला है, 2123 का ये फॉर्मूला है कि हमने ये आधा कर लिया है, आधा इस तरह से। इस तरह से ये टोटल 8 होते हैं, इस साइड पर भी 8 होते हैं, कितने हो गए 16। इस तरह से ऊपर के दांत 32। सही या नहीं? सही। तो ये देखिए यहाँ पे हुए, ये दो क्या हैं, दो इंसीजर हैं। तो देखिए पहला इंसीजर, दूसरा इंसीजर, दो इंसीजर हो गए, ये दो इंसीजर। फिर दरअसल कहते हैं वन क्या है, वन कैनाइन है। एक दो इंसीजर हैं और वन कैनाइन है। तो देखिए इसमें जो है कैनाइन एक बना हुआ है। प्रीमोलर कितने होते हैं, दो। क्या इसमें प्रीमोलर दो बने हैं, फर्स्ट प्रीमोलर और फिर ये सेकेंड प्रीमोलर। और इस तरीके से जी। 3 क्या है, ये मोलर हैं। तो क्या इसमें बने हुए हैं 1 2 3 मोलर, 3 मोलर, 2 प्रीमोलर, एक कैनाइन और 2 इंसिजर। 2 इंसीजर, एक प्रीमोलर, सॉरी एक कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। ये है दांतों की तरतीब। क्या आपको फॉर्मूला समझ आया 2123 क्या है? जी। ये 2123 जो है ये वाले हैं पूरे, ये मिला के 2123। और इस तरीके से नीचे भी जाहिर बात है, असल में दांतों का ये ऊपर का सेट है और नीचे भी ऐसे ही होंगे 2123 2123 इसलिए हम लिखते हैं। क्या ये फॉर्मूला मुश्किल है या आसान है, ये बताएं। आसान है। आसान है। समझ आ गया या नहीं? आगे से। आ गया। अब एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में एमसीक्यू में इस तरह नहीं पूछते कि डेंटल फॉर्मूला क्या है। पूछते हैं कि इंसान में टोटल इंसीजर कितने होते हैं। देखें ऊपर भी दो हैं इंसीजर और नीचे भी दो हैं, कितने हो गए 4। तो टोटल 4। 4 नहीं होते, इसलिए कि ऊपर होते हैं 4, नीचे भी 4, इसलिए हमेशा इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो टोटल इंसीजर आ जाते हैं कितने 8। ये आप मुझे बताएं मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि सर वो आधी साइड का बन रहा था जी, ताकि पूरा सेट पूरा हो जाए। इसलिए कि ये जो बने हुए ना, ये जो टोटल बने हुए हैं ये 8 16 बने हुए हैं 16। इसलिए कि 8 इधर बने हुए हैं 8 और बाकी 8 इधर बने हुए हैं। सही है या नहीं? अगर हमें पूछा सही। जाए टोटल इंसीजर कितने होते हैं, देखिए एक इंसीजर ऊपर होता है, एक इंसीजर नीचे होता है, तो हो गए ये टोटल 2। इससे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों? इसलिए कि ऊपर के दांतों में 2, नीचे के दांतों में भी 2 होंगे, तो हो जाएंगे 4 इंसीजर। और प्रीमोलर कितने होंगे? इसमें टाइम आ रहा है कि हमारा टाइम खत्म होने वाला है, 10 मिनट के बाद हम आपको बंद कर देंगे, यानी 10 मिनट के बाद आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है? तो 10 मिनट के बाद डिस्कनेक्ट हो जाएगा और जब ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो फिर हम इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे इसको बकिया। सही है, सेम टाइम 11 बजे। सही या नहीं? प्रीमोलर सही। कितने होते हैं? प्रीमोलर भी उतने ही होते हैं जैसे इंसीजर होते हैं, यानी 8। अब ये हो गए मोलर कितने होते हैं, इनको विजडम टीथ कहते हैं। मोलर, मोलर का अगर हिसाब करें कि वो कितने होंगे,
तो यहाँ है 3 और 3, ऊपर भी 3 नीचे भी 3, हो गए 6। ये तो हुए एक साइड के 6, पूरे एक साइड के 6। इसे मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो हो जाते हैं कितने, 12। इस तरह से 12। असल में ये फॉर्मूला इसलिए बनाया गया है कि इस फॉर्मूले से आप बता सकते हैं इंसीजर कितने होते हैं, कैनाइन कितने होते हैं, प्रीमोलर कितने होते हैं, मोलर कितने होते हैं। और अगर हमने जो अपने दांत है ना उनको 4 क्वार्टर में डिवाइड किया है, एक क्वार्टर ये है, दूसरा क्वार्टर ये है, ऊपर के 2 क्वार्टर और नीचे के 2 क्वार्टर मिलके 4 क्वार्टर। राइट या नहीं? सही, राइट सर। तो इस तरीके से सर? हमने जी सर ये अगर डेंटल फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एंड में रिजल्ट 28 आएगा या 32 आएगा? सर 32 आएगा। मैंने आपको ये बताया था कि 4 जो हैं, 4 ये वाले जो है सिर्फ ये एक, ये 16 साल के बाद आता है, और इस तरफ वाला ये एक 16 साल के बाद आता है। ये कितने हो गए, 2। लेकिन हम 2 जो हैं नहीं करेंगे, हम इसे कहेंगे 4। ये 4 हैं, इसलिए कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4। तो 32 में से 4 निकाल दें तो कितने रह जाते हैं, 28। 28। तो 28 तो दरअसल कहते हैं दूध के दांत टूटते हैं, जो नए दांत आते हैं वो तो 28 होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये अडल्ट टीथ हैं, इनको हम कहते हैं कि ये परमानेंट टीथ हैं। परमानेंट उससे कहते हैं जो झड़ते नहीं हैं, जो गिरते नहीं हैं, जो फॉल नहीं होते। जो गिर जाते हैं, जो फॉल हो जाते हैं, उसको कहते हैं डिसीडियस। डिसीडियस का मतलब होता है फॉल होना, फॉल का मतलब होता है गिर जाना। जैसे कहते हैं डिसीडियस प्लांट का मतलब होता है वो प्लांट्स जिनके पत्ते झड़ जाते हैं। जी सर ये मोलर और विजडम टूथ ये 16 साल के बाद आता है? नहीं, मोलर तो होते हैं, मोलर सारे नहीं। ये देखिए 2 मोलर, यानी फर्स्ट मोलर और सेकंड मोलर तो पहले आ जाते हैं। थर्ड मोलर जो है वो बाद में आता है 16 साल के बाद। कुछ लोगों में जरूरी नहीं 16 साल में, 16 से लेकर वो बास लोगों में 20 साल, बास लोगों में 25 साल में भी आते हैं। और बहुत लोगों में ये बहुत तकलीफ से आते हैं, मसूड़े में बहुत दर्द होता है, सूजन होती है। जैसे बचपन में बच्चों के दांत बड़ी मुश्किल से आते हैं, और कुछ लोगों को कुछ पता नहीं चलता। कुछ जिन लोगों में कैल्शियम की और फास्फोरस की कमी नहीं होती, कैल्शियम की कमी पूरी होती है दूध पीने से, चाय की शक्ल में हो या वैसे दूध हो या दही हो। ये चीज़ें जो डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं जिसको हम कहते हैं, जो लोग इस्तेमाल करते रहते हैं रेगुलर, उनको पता भी नहीं चलता, उनके अक्ल दाढ़ आ जाती हैं। और जिनमें डेफिशिएंसी होती है, जैसे कि आपको पता है दांत बनाने के लिए कैल्शियम और फास्फोरस चाहिए, तो कहाँ से आता है, फूड से ही आता है। जब वो डेफिशिएंसी होती है तो दांत तकलीफ से आते हैं, बड़ी मुश्किल से आते हैं। अच्छा सर, मैंने सुना है जब आपकी एज 100 क्रॉस कर जाती है तो ये वाले भी परमानेंट भी गिर जाते हैं और फिर नए सेट ऑफ टीथ आ जाते हैं बाज लोगों में। लेकिन हाँ, 100 साल तक तो कोई पहुंचता नहीं है, ये वैसे बात है अपनी जगह। सही है या नहीं? इसलिए कि दरअसल कहते हैं कुछ लोग थे जिनके बारे में पता चला कि 100 साल, लेकिन जब उनकी बात तहकीक की गई तो पता चला कि दे वर नॉट 100। इस तरीके से ऐसे बताने को तो मैं कुछ भी बता सकता हूँ ना। इसलिए कि दरअसल जिनकी उम्र 100 साल होती है, 100 साल का मतलब होता है कि वो कब के पैदा हुए थे, वो 1920 के पैदा हुए थे। और सॉरी, तो दरअसल कहते हैं सॉरी, तो अगर वो ये कहते हैं कि भाई उनको इतना अरसा हो गया, तो वो कहें पहले ज़माने में सर्टिफिकेट कहाँ होते थे, बर्थ के सर्टिफिकेट दिखाएं, बर्थ सर्टिफिकेट दिखाएं, कोई प्रूफ दिखाएं कि वाकई यू आर सो ओल्डर, तो उनके पास तो कोई प्रूफ होता ही नहीं है। इसलिए बहुत सारे जो हैं वो ऐसे ही फेक, और बहुत सारे जो है इस तरीके से आपने देखा, बहुत सारे फिलिपिनोज होते हैं वो वीडियो बना देते हैं, देखिए मेरा बच्चा इतना छोटा था, हालांकि उनके बच्चे बड़ी उम्र के होते हैं लेकिन वो लगते छोटे हैं। तो इस तरीके से वो कहते हैं देखिए हमारा बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, और ये इस तरह से चले। हम उस पर तो बात नहीं कर रहे कि क्या है क्या नहीं है, व्हाट इज ट्रूथ एंड व्हाट इज नॉट। अभी हमने टीथ पर बात की, आपको टीथ समझ आ गए या नहीं? यस सर। अब हम आगे स्टोरी चलाते हैं कि दांतों के बाद क्या होगा। कि दरअसल कहते हैं कि जो टर्मिनोलॉजी है वो पता होनी चाहिए। अब देखिए ये एक तस्वीर है, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें जो ये 2 दांत नजर आ रहे हैं ये कौन से हैं? ये 2 दांत ये इंसीजर है। इंसिजर हैं। इसके बाद यहाँ पे एक इंसिजर देखें, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, ये भी इंसिजर है और ये भी इंसिजर है। और ये जो नोकीले ऐसे दांत होते हैं ना, वो होते हैं कैनाइन होते हैं। ऐसे एनिमल जिसके कैनाइन ज्यादा स्ट्रांग होते हैं उनको कहते हैं कार्निवोरस एनिमल। कार्निवोरस का नाम आपने सुना है? जो चीड़ फाड़ करते हैं और खाते हैं, जैसे लॉइन है, जैसे कैट है, जैसे डॉग है।
और ये जो फ्रंट टीथ जिनमें ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, जैसे रैबिट है, जैसे स्क्विरल है, जैसे माउस है, उनको हम रोडेंट्स कहते हैं। ये बात जो है चैप्टर 10 में पढ़ेंगे हम। 10 तो हम अभी 10 तो नहीं पढ़ रहे, लेकिन उस पर ये बात रिपीट होगी कि ये बात है। तो देखें, ये जो हमारे लिप्स हैं, लिप्स की वजह से ये जो पूरी ओपनिंग बनती है हमारी, ये माउथ है, और ये सारी जो दिखाई गई है, दिस इज बक्कल कैविटी। कौन सा कैविटी? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के अंदर ये जो ये ओपनिंग है, इसको फेरिंग्स कहते हैं। इस ओपनिंग का नाम फेरिंग्स है, जिसको हम हलक भी कहते हैं। यस सर। इसके दोनों तरफ टॉन्सिल होते हैं। कुछ लोगों के टॉन्सिल बढ़ भी जाते हैं, जिसको कहते हैं गले आ जाते हैं। ये टॉन्सिल कुछ ग्लैंड्स हैं जो हमारे हलक में हिफाजत के लिए जर्म्स को किल करते हैं। और इसमें छोटी सी जबान नजर आती है हलक में, जिसको यूवुला। कहते हैं क्या? यूवुला। यूवुला। ये ऊपर का जो हिस्सा है, इसको कहते हैं सॉफ्ट पैलेट। पैलेट क्या होता है? पैलेट को उर्दू में कहते हैं तालू। तालू का नाम आपने सुना है? जो लोग कुरान पढ़ते हैं Yes, उन्हें sir, तालू सुना का है। नाम सुना होता है। कारी साहब जो कहते हैं कि भाई तालू से जबान लगाएं, यानी ऊपर जबान लगाएं। ये जगह दिस प्लेस इज ये सारी जो ये जगह है, ये पूरी की पूरी हमारा Sir. तालू है, या जिसे हम इंग्लिश में पैलेट कहते हैं। सर ये यूवुला को उर्दू में क्या कहते हैं? पैलेट, उर्दू में तालू कहते हैं, इंग्लिश में पैलेट कहते हैं। सर यूवुला को पूछ रहा कौवा। जी कौवा, यस। तो शायद आपको ये भी पता हो कि ये वो कौवा है जो उड़ता नहीं है। कहते हैं कि भाई वो बताएं ऐसे कौवा जो उड़ता नहीं हो गए हैं, ऐसा कौन सा कौवा होता है जो उड़ते नहीं? कौवे तो उड़ते ही हैं। तो दरअसल वो होते हैं जो हमारे हलक में लगा होता है, सिस कौवा या यूवुला, जो उड़ता नहीं है। ठीक है या नहीं? तो दरअसल कहते हैं ये तालू को अगर इंग्लिश में लिखा जाए, या पैलेट को इंग्लिश में लिखा जाए, तो हम इसे कहते हैं रूफ ऑफ बक्कल कैविटी। रूफ का क्या मतलब होता है? रूफ, क्या रूफ छत को छत। कहते हैं? किसका रूफ? बक्कल कैविटी का रूफ। किसका रूफ? रूफ ऑफ बक्कल कैविटी। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है जहाँ पे हमारी जबान लगी हुई है, इसे फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी कहते हैं, और ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं रूफ ऑफ बक्कल कैविटी। जैसे आपको पता है जो नीचे हमारे है जमीन, उसको हम फ्लोर कहते हैं, जो हमारी छत है उसको हम रूफ कहते हैं या नहीं? कहते हैं छत को रूफ कहते हैं। इस तरीके से बक्कल कैविटी की रूफ जो होती है, ये कहलाती है पैलेट, या कहलाती सर है माउथ का इंटरनल पार्ट बकल कैविटी कहलाता है। जी इंटरनल पार्ट बक्कल कैविटी, जिसमें ये हमारे ये दांत लगे हुए हैं सारे, और ये जबान है हमारी, और यहाँ पे अंदर की तरफ स्लैवरी ग्लैंड होते हैं जो स्लाइवा फेरिंग से बनाते पहले हैं। पहले फेरिंग से पहले पहले जी फेरिंग से पहले पहले स्लैवरी ग्लैंड होते हैं। यस, ठीक है। ठीक है या नहीं? ठीक है सर। सही। तो अब हम आते हैं आगे। बक्कल कैविटी के बाद फिर क्या होगा? कुछ होगा या नहीं होगा? जबान। तो ये थी ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी। इसमें डेंटल फार्मूला आ गया, टीथ आ गए कि ग्राइंडिंग के लिए, चीयरिंग के लिए और कटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो कटिंग टीथ हैं वो भी मैंने आपको बता दिए या नहीं? ये दांतों का फिर सारा आ गया। डिसीडियस का मैंने आपको मतलब बताया था, अगर आप बता सकें तो। जो दूध के दांत होते हैं और गिर जाते हैं। गिरना। जो गिरने में, ये जो फॉल हो जाते हैं, जो गिर जाते हैं, उनको हम ऐसा कहते हैं। देखिए ये जो है हलक, इसको तो कहते हैं फेरिंग्स। ये जो हलक है इसको कहते हैं फेरिंग्स। एक होता है लेरिंग्स। ये क्या होता है? लेरिंग्स। ये व्हाट इज लेरिंग्स? क्या आपने कभी सुने लेरिंग्स? स्पैरोज में होती हैं। वो सॉरी सर, ये हमें भी होती है। जहाँ पर साउंड बॉक्स होता है सर। ये जो साउंड बॉक्स होता है, और कुछ लोगों में आपने देखा होगा कि उनके गले जो होता है ना, गले वो उसमें बाहर भी निकला होता है। इसको